दोस्तों, आज की कहानी दो ऐसे सीरियल किलर्स की है जो लोगों के मुंह में चीजें ठूंस कर उन्हें जान से मार देते हैं। अब देखना यह है कि डीसीपी रीता फरारा कैसे इन किलर्स को पकड़ेगी। ये कहानी सुनने में जितनी आसान लग रही है उतनी आसान है नहीं, क्योंकि रीता खुद भी अपने अंदर कई सारे राज छुपाए हुए है। अब वो राज क्या है ये तो आपको सीरीज देखने पर ही पता चलेगा। कहानी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, तो आप लोग वीडियो को जरा भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत एसीपी रीता फरेरा से होती है, जो अपनी सहकर्मी सब इंस्पेक्टर इंदु माथरे के साथ एक होटल में नाश्ता कर रही थी। रीता के सामने वाली टेबल पर बैठा एक लड़का बार बार उसे घूर रहा था और फिर वो रीता को एक प्रेम पत्र भी दे देता है जिसमें प्यार भरी शायरियां लिखी हुई थी। अब एक पल के लिए तो रीता सोचती है कि वो उस प्रेम पत्र को उस लड़के के मुंह में ठूस कर उसको मार डाले, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। अक्सर रीता के दिमाग में ऐसे ख्याल आते रहते हैं। अब ऐसा क्यों है ये हमें आगे पता चलेगा। फिर रीता और इंदु अपने मिशन के लिए निकल पड़ते हैं। दरअसल पिलवाड़ी रेड लाइट एरिया में कई दिनों से लड़कियों के गायब होने की खबर आ रही है और इसीलिए रीता अंडरकवर ऑफिसर बनकर यहाँ पर आई है ताकि किसी को भी उस पर शक ना हो। और ये दोनों पिछले 4 दिन से युक्ति सदन चिल्ड्रन होम में टीचर बनकर काम भी कर रही है और इसीलिए आसपास के लोग इनको टीचर दीदी कहकर बुलाते हैं। अगले सीन में हम दादा भाई नाम के एक गुंडे को देखते हैं जो लड़कियों को एक एम्बुलेंस में भरकर कहीं पर ले जा रहा था। दादा जब लड़कियों की गिनती करता है तो उसमें से एक लड़की कम थी। फिर उसके आदमी उसको बताते हैं कि हम लोग सुमी को लाना भूल गए, जिसके बाद दादा खुद सुमी को लेने के लिए ऊपर चला जाता है। इतने में रीता और इंदु भी वहां पर पहुंच जाती है और दादा के आदमियों को मार मार कर उनकी हालत खराब कर देती है। इतने में दादा भी सुमी को लेने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन सुमी की मां नैना उसको अपनी बेटी देने से मना कर देती है। दरअसल यहाँ पर काम करने वाली औरतें खुद दादा को अपने बच्चे सौंप देती हैं, क्योंकि दादा बहुत ही पावरफुल आदमी है। लेकिन नैना सुमी को खुद से अलग नहीं करना चाहती थी। फिर ये सब देखकर दादा नैना के साथ जोर जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन इतने में रीता वहां भी आ जाती है और दादा के ऊपर बंदूक तान देती है। फिर नैना अपनी बेटी को बचाने के लिए दादा के हाथ पर काट लेती है, लेकिन तभी दादा उसको धक्का दे देता है और नैना बिल्डिंग से नीचे गिरकर मर जाती है। लेकिन अच्छी बात यह थी कि नैना के गिरने से पहले दादा सुमी को छीन लेता है, जिसके कारण उसकी जान बच जाती है। फिर रीता भी दादा को शूट कर देती है और सुमी को वहां से ले जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं रात के समय रीता फ्रेश होने के बाद अपने बॉयफ्रेंड आदित्य से शादी को लेकर बात करती है। दरअसल रीता और आदित्य जल्दी ही शादी करने वाले हैं, लेकिन आदित्य ने अभी तक माई से इस बारे में बात नहीं की। फिर आदित्य रीता से कहता है कि मैं बस सही वक्त का इंतजार कर रहा हूँ और सही समय आने पर मैं बात कर लूंगा। फिर रीता भी अपने कमरे में चली जाती है। इस वक्त हर न्यूज चैनल पर एसीपी रीता फरेरा की खबरें ही आ रही थी, क्योंकि आज रीता ने जो काम किया है उसके बाद वो डीसीपी पोजीशन की सबसे बड़ी दावेदार बन गई है। हालांकि रीता को इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी कि उसको डीसीपी बनाया जाएगा या नहीं, क्योंकि वो पूरा दिन अपनी ही दुनिया में खोई रहती है। अब हर किसी की तरह इसकी भी कुछ यादें हैं जो इसको हर पल सताती रहती हैं। तभी कुछ देर बाद रीता डॉक्टर को फोन करती है और उसको बीच के पास मिलने के लिए बुलाती है। फिर जब रीता समुद्र किनारे खड़ी होकर डॉक्टर का इंतजार कर रही थी, तभी मनोहर नाम का एक आदमी उसके पास आता है और पूछता है कि क्या आप मेरे कुत्ते को रो चिकन तो नहीं खिला रही थी। अब रीता को मनोहर का ये सवाल बहुत ही अजीब लगता है, लेकिन तभी मनोहर उससे पूछता है कि मैं यहाँ आसपास के सभी कुत्तों को बॉइल्ड चिकन ही खिलाता हूँ, लेकिन कुछ दिनों से कोई शख्स हर रोज इनको रो चिकन खिलाकर चला जाता है। अब मनोहर की ये सभी बकवास बातें सुनकर रीता को बहुत ही गुस्सा आने लगता है। उसका मन करता है कि वो अभी मनोहर के मुंह में रो चिकन ठूस कर उसको मार डाले, लेकिन फिर रीता अपने ख्यालों को भूल जाती है। तभी कुछ देर बाद डॉक्टर भी आ जाता है और एक सुनसान जगह पर रीता से मिलता है। दरअसल ये आदमी कोई असली डॉक्टर नहीं है और रीता इस आदमी से नशीले पदार्थ खरीदती है और रीता ने जानबूझकर इस आदमी का नाम किसी डॉक्टर के नाम से सेव कर रखा है। फिर अगली सुबह जब रीता अपने काम पर जाने लगती है तो उसको खबर मिलती है कि बीच के पास भोसले पार्क में एक मर्डर हो गया है। फिर रीता फौरन क्राइम सीन पर पहुंच जाती है, लेकिन जिस आदमी का मर्डर हुआ था उसका चेहरा देखने के बाद रीता के होश उड़ जाते हैं। दरअसल ये शख्स कोई और नहीं बल्कि मनोहर था और सबसे दिलचस्प बात यह थी कि किलर ने सबसे पहले मनोहर की कलाई काटी और फिर उसके मुंह में रो चिकन ठूस कर उसको मार डाला। अगले सीन में हम एसीपी विक्रम साठे को देखते हैं जो अपने सीनियर से बात कर रहा था। दरअसल विक्रम रीता फरेरा की तरक्की से बहुत परेशान है, क्योंकि वो पिछले 5 सालों से
डीसीपी की पोजीशन के लिए कोशिश कर रहा है और अब तक उसका नंबर नहीं आया। और पिलवाड़ी रेड के बाद विक्रम को डर है कि इस बार भी डीसीपी बनने का मौका हाथ से चला जाएगा। फिर विक्रम के सीनियर उसको समझाते हैं कि अभी हम इंतजार करने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि होम मिनिस्ट्री नारी सशक्तिकरण को लेकर काफी अग्रसर है। अगले सीन में हम प्रभात नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक नशा मुक्ति केंद्र चलाता है। प्रभात सुबह होते ही साजिद के कमरे में उसको उठाने के लिए जाता है, लेकिन साजिद बहुत गहरी नींद में सो रहा था। तभी प्रभात देखता है कि साजिद के हाथ में एक इंजेक्शन के निशान है, यानी कि साजिद ने कल रात फिर से ड्रग लिए थे। फिर प्रभात चुपचाप साजिद का फोन उठा लेता है और वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी साजिद उठ जाता है और रोते हुए प्रभात से कहता है कि मुझसे ये सब और नहीं होगा, प्लीज मुझे मेरे घर जाने दो। लेकिन फिलहाल प्रभात साजिद से कुछ भी नहीं कहता और वहां से चला जाता है। दरअसल प्रभात देखना चाहता था कि साजिद को किसने ड्रग दिए हैं और इसीलिए वो अपने ऑफिस में जाकर साजिद का फोन चालू करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ फोरेंसिक के जरिए रीता को पता चलता है कि मनोहर के मुंह में रॉ चिकन ठूसकर उसको मारा गया है, जबकि पुलिस वालों को मनोहर की वैन में बॉइल्ड चिकन ही मिला था। फिर फोरेंसिक ऑफिसर रीता से पूछता है कि क्या आप मनोहर को पहले से जानती थी, लेकिन रीता उसके सवाल का कोई भी जवाब नहीं देती और वहां से चली जाती है। तभी कुछ देर बाद रीता और इंदु को पता चलता है कि युक्ति सदन के बच्चे खाना खाने से इनकार कर रहे हैं और धरना देकर बैठ गए हैं कि उनको अपनी मां से मिलना है। रीता को ये बात बहुत ही अजीब लगती है, क्योंकि कल तक ये बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक थे। फिर रीता खुद युक्ति सदन में जाकर वहां के सीसीटीवी फुटेज चेक करती है। दरअसल किसी लेडी ने चुपचाप युक्ति सदन में आकर वहां के बच्चों को भड़का दिया था कि तुम्हारी मां को जेल में डाल दिया गया है। असल में दादा भाई वाले किस्से के बाद पुलिस उन सभी औरतों को पूछताछ के लिए अपने साथ ले आई थी, लेकिन रीता को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इन बच्चों को भड़काया किसने। फिर रीता लड़कियों को समझाने की बहुत कोशिश करती है कि तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन तभी एक लड़की सुमी की माँ के बारे में पूछने लगती है जो कि बिल्डिंग से गिरकर मर गई थी। अब वो लड़कियां फिर से थाली बजाकर धरना देने लगती हैं। अगले सीन में हम देखते हैं रीता के सीनियर ऑफिसर महेश उसको अपने ऑफिस में बुलाते हैं। दरअसल महेश के रिटायरमेंट में कुल 1 साल बचा है और इसीलिए वो चाहते हैं कि रीता उनके सामने डीसीपी बन जाए। अब रीता भी महेश की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। फिर अगली सुबह जब रीता वर्दी पहनकर कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार हो रही थी तो वो अपना हाथ देखने लगती है जिसके ऊपर नोचने का निशान भी बना हुआ था। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है। ये बात तब की है जब रीता स्कूल में पढ़ा करती थी और उसकी माँ एक पुलिस कांस्टेबल हुआ करती थी। एक दिन जब रीता अपनी माँ के पास बैठी हुई थी तो एक ऑफिसर रीता से पूछता है कि तुम बड़ी होकर क्या बनोगी। फिर रीता जवाब में उसको कहती है कि मैं अपने पापा की तरह सिंगर बनूंगी। लेकिन रीता की माँ को ये बात बहुत बुरी लगती है और फिर वो रीता को घसीटते हुए पुलिस स्टेशन के बाहर ले जाती है और उसका हाथ पकड़कर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम कभी भी अपने पापा की तरह मत बनना। उस दिन से लेकर आज तक वो निशान रीता के हाथ में बना हुआ है और शायद यही कारण है कि रीता आज एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर है, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। फिर रीता और इंदु कॉन्फ्रेंस के लिए निकल पड़ती हैं। रीता के साथ और भी कई महिला ऑफिसर्स को ऊंची पोस्ट दी गई थी ताकि नारी सशक्तिकरण को प्रोत्साहन मिल सके। फिर कुछ देर बाद महेश पत्रकारों को इजाजत दे देते हैं कि अब आप लोग अपने सवाल पूछ सकते हैं। सभी पत्रकार अपने अपने सवाल पूछने के लिए काफी एक्साइटेड थे, लेकिन तभी एक अनीता नाम की जर्नलिस्ट रीता से पिलवाड़ी रेड के बारे में पूछने लगती है। फिर रीता अनीता का चेहरा देखते ही समझ जाती है कि ये वही लड़की है जिसने युक्ति सदन के बच्चों को भड़काया था। फिर कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद इंदु रीता को बताती है कि डॉक्टर पकड़ा गया। अब रीता ये बात सुनकर भी परेशान हो जाती है, क्योंकि अगर डॉक्टर ने बता दिया कि वो एसीपी रीता फरेरा को नशीले पदार्थ सप्लाई करता है तो रीता की तो नौकरी भी जा सकती है। दूसरी तरफ प्रभात मोबाइल की दुकान में जाकर साजिद का मोबाइल सही करवा लेता है और फिर वो उसकी रीसेंट कॉल्स चेक करने लगता है जिसमें केवल एक ही नाम था और वो था अनंत। फिर प्रभात अनंत के पास फोन करता है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि जिस शख्स ने कॉल रिसीव किया वो कोई और नहीं बल्कि जर्नलिस्ट अनीता थी। फिर प्रभात एक लड़की की आवाज सुनकर फोन काट देता है। कहीं ना कहीं अनीता को भी अंदाजा हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर प्रभात साजिद के पास जाकर उससे पूछता है कि ये अनंत कौन है। अब ये नाम सुनते ही साजिद भी घबरा जाता है, क्योंकि जरूर वो कुछ छुपा रहा था। अब कहानी एक दिन पीछे जाती है। दरअसल पिछली रात साजिद अनीता से मिला था। इस समय साजिद के बगल में कुछ इंजेक्शन भी पड़े हुए थे, जिसका मतलब प्रभात का शक सही निकला। साजिद ने कल रात ड्रग्स ली थी और सबसे दिलचस्प बात तो ये थी
कि इस वक्त अनीता के हाथ में एक चाकू था जिस पर खून लगा हुआ था। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। सेकंड एपिसोड की शुरुआत फ्लैशबैक सीन के साथ होती है। साजिद गार्ड को पैसे देकर नशा मुक्ति केंद्र से भाग जाता है। तभी हम मनोहर को देखते हैं जो अपने डॉग्स को खाना खिला रहा था। फिर मनोहर गौर करता है कि जमीन पर ढेर सारे रॉ चिकन के टुकड़े पड़े हुए हैं। फिर जब मनोहर उन टुकड़ों की तरफ देखते हुए आगे बढ़ता है तो एक लड़की अचानक उसके सामने आ जाती है और ये लड़की भी कोई और नहीं बल्कि अनीता थी। लेकिन इस समय अनीता के सिर पर लड़कों जैसे बाल थे, यानी कि उस दिन कॉन्फ्रेंस के अंदर इसने विग पहनी हुई थी। फिर साजिद चिल्लाते हुए अनीता को कहता है कि तुम उसके मुंह की तरफ मत देखो, बस उसे मार डालो। फिर अनीता और साजिद मिलकर मनोहर को मार डालते हैं। फिर उसको मारने के बाद अनीता मनोहर के मुंह में ढेर सारा रॉ चिकन भी ठूस देती है। फिर साजिद अनीता के पास आकर लेट जाता है और वो दोनों प्यार भरी बातें करने लगते हैं। अब एक बात तो साफ थी कि साजिद और अनीता एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब ये दोनों ही साइको किलर लोगों को क्यों मार रहे हैं, इस राज का खुलासा आगे होगा। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। अनंत उर्फ अनीता का नाम सुनकर साजिद के हाथ कांपने लगते हैं। लेकिन तभी प्रभात साजिद को कहता है कि तुम बिल्कुल भी मत डरो, अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो तुम मुझे बता सकते हो। लेकिन साजिद प्रभात को कई बार मना करता है कि मैं किसी अनंत को नहीं जानता। फिर जब प्रभात उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है तो साजिद गुस्से में प्रभात को गालियां देने लगता है। अब इस बात से प्रभात को साजिद की मानसिक स्थिति का पता चल जाता है, इसलिए वो साजिद को कुछ भी नहीं कहता। दूसरी तरफ रीता पुलिस स्टेशन में आकर ऑफिसर कामत से बात करती है। कामत रीता को बताता है कि जिस रात मनोहर का कत्ल हुआ था ये आदमी उसी एरिया में मौजूद था। फिर रीता कामत की बात सुनकर घबरा जाती है क्योंकि उस रात डॉक्टर किसी और के साथ नहीं बल्कि रीता के ही साथ था। फिर रीता डॉक्टर के पास जाकर उसको जोर से तमाचा लगा देती है और थोड़ा कड़क बनने की एक्टिंग करती है। फिर डॉक्टर रीता और कामत को एक झूठी कहानी सुनाता है, जिसके बाद रीता कामत से कहती है कि पेपर वर्क खत्म होने के बाद इसको जाने दो। अब कामत को ये बात थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन रीता अब डीसीपी बन चुकी है, इस वजह से कामत उसके सामने कुछ भी नहीं कह पाता। फिर रीता के जाने के बाद कामत एसीपी विक्रम को फोन करता है और उसको भी ये सारी बात बताता है। विक्रम कामत की बात सुनकर हंसने लगता है क्योंकि एक लेडी ऑफिसर उसको शिक्षा देकर चली गई। तभी हम देखते हैं रीता जब महेश के ऑफिस में बैठी हुई थी तो महेश उसको एक नए केस के बारे में बताता है। दरअसल कई दिनों से एक्ट्रेस नुसरत खान को कोई शख्स स्टॉक कर रहा है और रीता को उस शख्स के बारे में पता लगाना है। फिर रीता महेश की बात अच्छे से समझ जाती है और उसके बाद वो अपने ऑफिस में जाकर इस केस के बारे में सोचने लगती है। तभी आदित्य रीता को कॉल करता है और बताता है कि मेरी माँ आज रात ही डिनर पर हम दोनों से बात करना चाहती है और रीता भी डिनर पर आने के लिए मान जाती है। दरअसल आदित्य आज रात रीता को एंगेजमेंट रिंग देकर उसको प्रपोज करने वाला था और इसीलिए वो बहुत ज्यादा खुश है। अगले सीन में हम अनीता को देखते हैं जो ड्यूटी खत्म होने के बाद अपने घर वापिस आ जाती है। फिर घर आने के बाद वो सबसे पहले अपनी विग उतारती है और फिर अपने काका की मरहम पट्टी करने लगती है जो कि बहुत ही जख्मी है। इस सीन को देखकर लग रहा था कि अनीता बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन अगले ही पल अनीता अपनी जेब से सिगरेट निकालती है और जानबूझकर अपने काका को वो सिगरेट सुंघाने लगती है। अनीता का दिमाग किस तरफ चल रहा है ये कोई भी नहीं जानता, लेकिन एक बात तो साफ थी कि अनीता कोई मामूली लड़की नहीं है। दूसरी तरफ जब रीता मनोहर की केस फाइल स्टडी कर रही थी तो उसको पता चलता है कि मनोहर बहुत ही अच्छा इंसान था। मनोहर को पशु सेवा के लिए कई सारे अवार्ड भी मिले थे, लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि कोई शख्स इतने अच्छे इंसान को क्यों मारेगा। तभी रीता की नजर एक फोटो पर पड़ती है। रीता उस फोटो को देखकर हैरान हो जाती है, लेकिन अब इस फोटो में ऐसा क्या है ये हमें थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं सब इंस्पेक्टर इंदु अनीता को फोन करके तुरंत पुलिस स्टेशन में आने के लिए कहती है। जब रीता अनीता से पूछताछ करती है तो अनीता को समझ में ही नहीं आता कि उससे पूछताछ क्यों की जा रही है, लेकिन तभी रीता उसको एक तस्वीर दिखाती है जिसमें मनोहर के पीछे अनीता मौजूद थी। फिर रीता अनीता से पूछती है कि तुम मनोहर को कैसे जानती थी। फिर अनीता कहती है कि मैंने उसका एक इंटरव्यू लिया था, लेकिन अब रीता अनीता पर अपना सारा गुस्सा निकाल देती है क्योंकि उसने युक्ति सदन जाकर सुम्मी को ये बात बता दी थी कि उसकी मां मर चुकी है। लेकिन जवाब में अनीता सिर्फ इतना ही कहती है कि उन बच्चों का आगे क्या होगा ये आप भी जानती हैं और मैं भी। फिर इतना कहकर अनीता वहां से चली जाती है। जब अनीता बाहर जाने लगती है
तो वो इंदु की बातें सुन लेती है, जो 2018 मर्डर केस की फाइल मंगवा रही थी। फिर अनीता उन मर्डर्स के बारे में सुनकर घबरा जाती है और वहां से चली जाती है। तभी कुछ देर बाद इंदु रीता को 2 मर्डर केस के बारे में बताती है, जिनका पैटर्न मनोहर मर्डर केस से बिल्कुल मिलता है। दरअसल 2018 में रवि देसाई और दिनेश प्रधान नाम के 2 लोग सेम तरीके से मारे गए थे और उनके इल्जाम में शक्ति सर्वे नाम का एक आदमी पकड़ा गया था, जो अभी भी जेल में है। शक्ति उस समय की जानी मानी गैंग कट्टर गैंग का मेंबर था और सबसे दिलचस्प बात तो ये थी कि रवि, दिनेश और मनोहर तीनों ही बहुत अच्छे इंसान थे। अब रीता इंदु को ऑर्डर देती है कि इन तीनों केस की समरी बनाओ और हर एक पुलिस स्टेशन में भेज दो। तभी कुछ देर बाद आदित्य रीता को मैसेज करके ताना देने लगता है, क्योंकि रीता डिनर करने के लिए जो नहीं गई। दूसरी तरफ अनीता साजिद से मिलने के लिए जाती है, क्योंकि उसको शक हो गया था कि जरूर साजिद ने प्रभात को सब कुछ बता दिया होगा और इसीलिए वो चुपचाप साजिद से बात करने के लिए आई है। फिर साजिद अनीता को समझाने की कोशिश करता है कि मैंने प्रभात को तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बताया, लेकिन इतने में वहां पर प्रभात भी आ जाता है और उन दोनों को देख लेता है। फिर प्रभात साजिद के फोन से अनंत वाले नंबर पर कॉल करता है, जिसके फोन की रिंग अनीता के फोन पर बजती है और इसी के साथ सेकंड एपिसोड का एंड हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। थर्ड एपिसोड की शुरुआत कुछ साल पहले एक लड़कों के अनाथ आश्रम से होती है। उस समय अनीता भी उस अनाथ आश्रम में लड़का बनकर ही रह रही थी, लेकिन अनाथ आश्रम के मालिक फर्नांडो को ये बात पता थी कि अनीता एक लड़की है और वो इसी बात का फायदा उठाकर अनीता के साथ गलत काम किया करता था। फिर एक रात जब अनीता फर्नांडो के ऑफिस में जाती है तो एक बार फिर से फर्नांडो वही सब करने का इरादा बनाता है। फिर वो अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर अनीता के साथ आंख मिचौली का खेल खेलता है ताकि अनीता खुश हो जाए, लेकिन उसको इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि अनीता ने पहले से ही साजिद को वहां पर बुला लिया है। दरअसल साजिद भी उन दिनों वहीं पर रहा करता था और अनीता ने साजिद को सारी बात बता दी थी कि फर्नांडो उसकी मजबूरी का फायदा उठाता है। फिर वो दोनों ही मिलकर फर्नांडो को मार डालते हैं। साजिद फर्नांडो को कस के पकड़ लेता है और अनीता को कहता है, इसकी आंखों में मत देखो, बस तुम इसे मार डालो। फिर अनीता बड़ी ही बेरहमी से फर्नांडो की कलाई काट देती है और उसके बाद वो दोनों फर्नांडो के मुंह में ढेर सारी चॉकलेट्स ठूस देते हैं और उस अनाथ आश्रम से भाग जाते हैं। फिर अनीता साजिद को कहती है, वादा करो तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे। लेकिन कुछ समय बाद ही उन दोनों का वादा टूट जाता है, क्योंकि साजिद ने फर्नांडो मर्डर केस में खुद को अरेस्ट करवा दिया था। फिर अनीता साजिद को कॉल करके पूछती है कि ये सब करने की क्या जरूरत थी, लेकिन साजिद उसको कोई भी जवाब नहीं देता, क्योंकि उसने ये सब अनीता को बचाने के लिए ही किया था। फिर अनीता साजिद को बताती है कि मैं अपने काका और आजी के साथ जा रही हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे जेल से बाहर आने का इंतजार करूंगी। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। अनीता साजिद को हिम्मत दे रही थी कि हमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर प्रभात को मार डाला था। दरअसल साजिद प्रभात को मारना नहीं चाहता था, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे कि वो उसको मारने पर मजबूर हो गया। फिर साजिद गुस्से में अपना और अनीता का फोन फेंक देता है और चिल्लाते हुए अनीता को कहता है, मैंने बहुत गलत किया। फिर अनीता साजिद को अपने घर ले जाती है। अगले सीन में हम रीता को देखते हैं, जो आदित्य को छुड़वाने के लिए आई थी। दरअसल रीता और आदित्य की मां दोनों ही रेस्टोरेंट में नहीं आई और इस वजह से आदित्य ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली और अपनी गाड़ी कहीं पर ठोक दी। इन दोनों की मुलाकात भी कुछ ऐसे ही हुई थी। आज से करीब 2 साल पहले आदित्य ने शराब पीकर रीता की कार को टक्कर मार दी थी, जिसके बाद रीता अपनी गाड़ी से बाहर आती है और आदित्य की खूब खबर लेती है। फिर आदित्य रीता को बताता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ और फिर वो उसको अपनी प्यार भरी बातों में फंसा लेता है। अब प्रेजेंट में रीता को अपनी गलती पर पछतावा था, इसलिए वो आदित्य को अपने साथ घर पर ले जाती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब आदित्य को होश आता है तो वो रीता से माफी मांगता है। आदित्य बस रीता का प्यार पाना चाहता था, लेकिन रीता काम के चक्कर में उसको बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रही थी। तभी जब रीता आदित्य से बात कर रही थी तो इंदु उसको कॉल करती है और बताती है कि गीता नशा छुड़ाओ केंद्र में एक मर्डर हो गया है। फिर रीता फौरन क्राइम सीन पर पहुंच जाती है। दूसरी तरफ साजिद को जब होश आता है तो वो चिल्लाते हुए कहता है कि मैं पुलिस के आगे सरेंडर कर दूंगा, क्योंकि प्रभात सर मेरे लिए भगवान समान थे। लेकिन अनीता साजिद को समझाती है कि तुम पागलों जैसी बातें मत करो। लेकिन तभी साजिद अनीता का गला पकड़ लेता है, क्योंकि ये सब उसी की वजह से हुआ था। लेकिन बदले में अनीता साजिद को किस कर लेती है, क्योंकि उसको ऐसा ही पत्थर दिल साजिद चाहिए था जो किसी से भी ना डरता हो।
अगले सीन में हम देखते हैं रीता क्राइम सीन पर पहुंचकर देखती है कि प्रभात को भी ठीक वैसे ही पैटर्न में मारा गया है। पहले तो इसकी कलाई काटी गई और फिर मुंह में मोबाइल फोन ठूस कर मार दिया। फिर रीता प्रभात के सेक्रेटरी श्रवण से पूछताछ करती है। श्रवण उनको बताता है कि ये सब साजिद ने किया है। दरअसल श्रवण ने पहले भी प्रभात को मना किया था कि साजिद को यहाँ पर मत लाओ, लेकिन प्रभात ने उसकी बात नहीं मानी क्योंकि उनको लगता था कि साजिद को प्यार और अपनेपन की जरूरत है। फिर रीता की टीम प्रभात का मोबाइल फोन जब्त कर लेती है और फोरेंसिक जांच करने पर पता चलता है कि उस फोन के ऊपर 2 लोगों के फिंगरप्रिंट्स मौजूद हैं और इसके अलावा रीता को अनंत के बारे में भी पता चलता है, लेकिन उसको कोई अंदाजा भी नहीं था कि असल में अनंत कोई और नहीं बल्कि जर्नलिस्ट अनीता है। तभी हम अनीता को देखते हैं जो साजिद को एक खास शख्स से मिलवाती है। दरअसल ये खास शख्स कोई और नहीं बल्कि अनीता के काका हैं। अब कहानी एक बार फिर से पास्ट में जाती है। 2017 में जब साजिद जेल से छूटा तो अनीता उसको अपने घर पर बुला लेती है, लेकिन अनीता के काका साजिद को देखकर भड़क जाते हैं क्योंकि साजिद एक नशेड़ी था। अब वो साजिद को मार मार कर उसकी चमड़ी उधेड़ देते हैं। अनीता साजिद के लिए खूब रोती है, लेकिन उसके काका अनीता की एक भी नहीं सुनते। उस दिन से लेकर आज तक अनीता उनकी देखरेख करती आ रही है ताकि एक दिन साजिद अपनी मार का बदला पूरा कर सके। अब प्रेजेंट में अनीता साजिद को कहती है अब वो वक्त आ गया है जब हम इस बूढ़े से अपना बदला लेंगे। तभी अनीता के पास एक फोन आता है जिसके साथ बात करने के लिए अनीता बाहर चली जाती है। साजिद को लग रहा था कि शायद पुलिस को उसके बारे में पता चल गया होगा और इसीलिए साजिद के हाथ पांव कांपने लगते हैं, लेकिन तभी अनीता वापस अंदर आकर साजिद को बताती है कि तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, ये पुलिस का नहीं बल्कि मेरी बॉस कनिका का फोन था। तभी लास्ट सीन में हम देखते हैं कि जो 2 फिंगरप्रिंट्स मोबाइल के ऊपर से मिले थे उन दोनों फिंगरप्रिंट्स को पुराने क्राइम रिकॉर्ड्स के साथ मैच किया जाता है। पहला फिंगरप्रिंट तो किसी के साथ भी मैच नहीं होता, लेकिन दूसरा फिंगरप्रिंट साजिद की उंगलियों से मैच हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 4th एपिसोड की शुरुआत फ्लैशबैक से होती है। उस रात जब प्रभात ने साजिद और अनीता को रंगे हाथों पकड़ा था तो वो साजिद के फोन से अनंत वाले नंबर पर कॉल करता है। फिर सच्चाई जानने के बाद भी प्रभात साजिद से कुछ नहीं कहता क्योंकि उसको पता था कि प्यार में अक्सर ऐसी गलतियां हो जाती हैं। फिर प्रभात मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है, लेकिन तभी अनीता साजिद को भड़काना शुरू कर देती है और कहती है कि तुम्हारे प्रभात सर ने जानबूझकर तुमसे झूठ कहा और तुम्हारा फोन भी छुपा लिया। साजिद का मन बार बार बोल रहा था कि प्रभात बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन अनीता के बहकावे में आकर साजिद प्रभात को मार डालता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। प्रभात की मौत के बाद मीडिया पुलिस पर टूट पड़ती है। हर किसी को बस यही जवाब चाहिए था कि एक हफ्ते में 2 मर्डर्स कैसे हो सकते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन पत्रकारों की भीड़ में अनीता भी शामिल थी। तभी जब अनीता अपना छाता ढूंढने लगती है तो जतिन नाम का एक IPS ऑफिसर उसको देख लेता है। दरअसल जतिन अनीता को पसंद करता है और इसीलिए वो किसी न किसी बहाने से अनीता से बात करने का मौका ढूंढता है। फिर वो अनीता को प्रभात मर्डर केस में एक लीड देता है जो बाकी पत्रकारों को नहीं पता थी, लेकिन जतिन को इस बात का अंदाजा नहीं था कि अनीता खुद भी इस मर्डर में शामिल है। अगले सीन में हम देखते हैं महेश, विक्रम और रीता दोनों को अपने ऑफिस में बुलाते हैं। विक्रम महेश को बताता है कि कातिल को आइडेंटिफाई कर लिया गया है और कातिल कोई और नहीं बल्कि साजिद है। दरअसल विक्रम के सोर्सेज से पता चला है कि साजिद 2017 से पहले गैंगस्टर चांडू नायक के लिए काम किया करता था। अब ये बात सुनते ही रीता हैरान हो जाती है क्योंकि ये जानकारी उसको खुद भी पता नहीं थी। फिर महेश रीता और विक्रम को ऑर्डर देते हैं कि जल्दी से जल्दी साजिद को पकड़ो और ये केस क्लोज करो। फिर रीता अपने ऑफिस में जाकर चांडू नायक के बारे में पता करती है। जिस समय रीता चांडू का एक इंटरव्यू देख रही थी तो इंदू वहां पर आती है और रीता को रिपोर्ट करती है कि फिंगरप्रिंट साजिद की उंगलियों से मैच हो गए हैं। फिर इंदू रीता से आधे दिन की छुट्टी मांगती है क्योंकि उसको कोई जरूरी काम था, लेकिन तभी रीता इंदू पर चिल्लाने लगती है। दरअसल प्रभात स्वामी के केस की सारी जिम्मेदारी इंदू की थी। फिर रीता चिल्लाते हुए इंदू को कहती है कि मुझे चांडू नायक की रिपोर्ट क्यों नहीं दी गई। वो इस बात पर इंदू पर इतना चिल्लाती है कि उसकी आंखों से आंसू भी आ जाते हैं और फिर वो वहां से चली जाती है। तभी कुछ देर बाद रीता के पास आदित्य का फोन आता है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से रीता और आदित्य के बीच रिलेशंस ठीक नहीं चल रहे और इसीलिए रीता तय करती है कि वो आदित्य के साथ शादी नहीं करेगी। फिर आदित्य रीता से कहता है कि तुम खुद ये बात माँ को बताओगी क्योंकि शादी तुमने तोड़ी है, लेकिन रीता आदित्य को साफ साफ इनकार कर देती है और फोन काट देती है।
दूसरी तरफ इंदु चांडू नायक से बात करने के लिए उसके घर पर जाती है। चांडू उसको बताता है कि ये कत्ल 100% साजिद ने ही किया है, क्योंकि साजिद हमेशा ही विक्टिम का लेफ्ट हैंड काटता है। अब इंदु चांडू की बात सुनकर हैरान हो जाती है, क्योंकि ये बात पूरे डिपार्टमेंट में किसी को भी पता नहीं थी। अगले सीन में हम जतिन को देखते हैं, जो अनंत का फोन ट्रेस करने की कोशिश कर रहा था। जतिन रीता को बताता है कि आपको जो अनंत का नंबर मिला था वो और प्रभात का लास्ट डायल नंबर बिल्कुल सेम है और ये फोन किसी फर्नांडो के नाम पर रजिस्टर्ड है। तभी जतिन को पता चलता है कि अनंत का फोन किसी ने ऑन किया है, जिसके बाद जतिन और रीता उसको ट्रेस करते हुए प्रभात के घर के पास पहुंच जाते हैं। तभी एक मछुआरा रीता को बताता है कि ये फोन मुझे जमीन पर पड़ा मिला था। अब रीता आसपास के एरिया में तहकीकात करना शुरू कर देती है। तभी रीता को कुछ इंजेक्शंस और एक जला हुआ चम्मच मिलता है, जिसकी हेल्प से साजिद ने उस रात ड्रग्स लिए थे। दूसरी तरफ साजिद अनीता के घर से भी भाग जाता है, क्योंकि उसको माल फूकने की बहुत ज्यादा तलब मच रही थी। फिर वो एक ऐसी जगह पर जाता है जहां उसके ही जैसे और भी कई सारे लोग मौजूद थे। तभी एक आदमी साजिद को माल देता है, जिसके बाद साजिद चम्मच में गर्म करके माल फूकने लगता है। अब साजिद को प्रभात की बहुत ज्यादा याद आ रही थी, क्योंकि वो उसके लिए भगवान थे, लेकिन अनीता के बहकावे में आकर उसने प्रभात को मार डाला। लेकिन साजिद को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि विक्रम का खबरी फैजल उस पर नजर रखे हुए है। फैजल साजिद की फोटो खींचकर विक्रम के पास भेजता है, जिसके बाद विक्रम उसको ऑर्डर देता है कि इसकी पल पल की खबर मुझे बताते रहना। दूसरी तरफ अनीता साजिद को हर जगह ढूंढ रही थी, लेकिन साजिद उसको कहीं पर भी नहीं मिलता। तभी हम इंदु को देखते हैं, जो चांडू नायक से सारी जानकारी निकलवा कर लाई थी। इंदु रीता को बताती है कि साजिद ने 2017 में ही कट्टर गैंग छोड़ दी थी, जिसके बाद वो गीता नशा छुड़ाऊ केंद्र में चला गया। लेकिन चांडू को यकीन है कि फर्नांडो का कत्ल साजिद ने नहीं किया, क्योंकि साजिद हमेशा ही बाएं हाथ से काटता है। अब रीता इंदु की इस जानकारी से बहुत खुश हो जाती है। फिर जब रीता अपने ऑफिस से बाहर जाती है तो देखती है कि इंदु का बेटा अथर्व बाहर बैठकर खाना खा रहा है। दरअसल इंदु रीता से इसीलिए छुट्टी मांग रही थी, क्योंकि उसको अपने बेटे को स्कूल से पिक करने के लिए जाना था। फिर रीता मुस्कुराते हुए अथर्व को कहती है कि अगर अगली बार ऐसा कुछ हो तो तुम मुझे कॉल कर देना। फिर इंदु भी रीता की ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। लास्ट देखते हैं, साजिद प्रभात की मौत के लिए खुद को बिल्कुल भी माफ नहीं कर पा रहा था और इसीलिए वो रेलवे ब्रिज के ऊपर सुसाइड करने के लिए चला जाता है। फिर फैजल साजिद को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन अब साजिद किसी की भी सुनने वाला नहीं था। फिर फैजल तुरंत विक्रम को इस बारे में खबर करता है। अब ट्रेन भी धीरे धीरे उसी रेलवे ब्रिज की तरफ आ रही थी और इसी के साथ 4th एपिसोड का एंड हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 5th एपिसोड में हम देखते हैं, अनीता एक हॉस्पिटल में बैठी हुई थी। तभी एक कर्मचारी अनीता के पास आता है और कहता है कि अब आप अंदर आ सकती हैं। जब अनीता अंदर जाती है तो स्ट्रेचर पर साजिद की लाश पड़ी थी और फिर वो उसकी लाश देखकर रोने लगती है। लेकिन तभी अचानक साजिद अपनी आंखें खोल लेता है और अनीता का भ्रम टूट जाता है। दरअसल अनीता अभी तक साजिद को नहीं ढूंढ पाई थी और इसीलिए उसके मन में साजिद को लेकर अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। अगले सीन में हम जतिन और बाकी के ऑफिसर्स को देखते हैं, जो एक भिखारी का बयान ले रहे थे। दरअसल जब साजिद अपनी जान देने जा रहा था तो एक भिखारी ने साजिद को बचा लिया। फिर जतिन उस भिखारी को वार्निंग देता है कि ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। फिर कुछ देर बाद अनीता जतिन को कॉल करती है, क्योंकि उसको ये पता लगाना था कि पुलिस साजिद को ढूंढ पाई है या नहीं। अब जतिन भी अनीता को सारी बातें फोन पर नहीं बताना चाहता था और इसीलिए वो उसको मिलने के लिए बुला लेता है। दूसरी तरफ रीता हॉस्पिटल जाकर साजिद का हाल चाल पता करती है। डॉक्टर रीता को बताते हैं कि साजिद की ये हालत ड्रग ओवरडोज की वजह से हुई है और इसीलिए वो अभी कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे पाएगा। डॉक्टर की बात सुनकर रीता वहाँ से चली जाती है, लेकिन जाने से पहले वो विक्रम से पूछती है कि फैजल कौन है। दरअसल रीता को विक्रम के इन्फॉर्मर के बारे में पता चल गया था और इसीलिए वो विक्रम से काफी नाराज भी है, क्योंकि ये केस रीता को दिया गया था। लेकिन विक्रम रीता को दिखाना चाहता था कि वो इस केस को हैंडल करने के लिए ज्यादा काबिल है। फिर रीता गुस्से में आकर वहां से चली जाती है। रीता के जाने के बाद विक्रम कमिश्नर महेश के पास कॉल करता है और बताता है कि मैं तो बस रीता की हेल्प करना चाहता था, लेकिन वो मुझे डांट कर चली गई। अब महेश को भी लगने लगता है कि शायद विक्रम सही है, क्योंकि सारे सबूत ये इशारा कर रहे हैं कि मनोहर और प्रभात का कत्ल साजिद ने ही किया है। तभी रीता जब अपने घर पर जाती है तो उसके दरवाजे के बाहर एक नोट चिपका हुआ था, जिसमें लिखा था कि शायद तुम सही थी, मुझे अब जाना चाहिए। रीता समझ जाती है कि आदित्य घर छोड़कर चला गया। फिर जब वो अंदर जाती है तो उसको एक बार फिर से अपने बचपन के दिन याद आने लगते हैं।
रीता खुद को एक स्कूल ड्रेस में देखती है जो कि उसने काफी ज्यादा गंदी की हुई थी। फिर उसकी माँ उसको ताना देकर कहती है कि तुम कभी भी खुश नहीं रह पाओगी क्योंकि तुम हर लड़के को नापसंद कर देती हो। अब ये ख्याल आते ही रीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उदास हो जाती है। दूसरी तरफ अनीता जतिन के घर पर कॉफी पीने के लिए जाती है, लेकिन जतिन उसको साजिद के बारे में कुछ भी बता पाता। इससे पहले ही अनीता साजिद की खबरें सोशल मीडिया पर देख लेती है और जतिन उदास हो जाता है क्योंकि वो अनीता को साजिद के बारे में बताकर इम्प्रेस करना चाहता था। तभी जतिन को एक और बात ध्यान में आती है, जिसके बाद वो अनीता को कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक और बड़ी खबर है। अनीता को समझ में ही नहीं आता कि साजिद से बड़ी खबर और क्या हो सकती है, लेकिन तभी जतिन उसको अनंत के बारे में बताता है जिसको पुलिस वाले ढूंढ रहे थे। अब इस बात पर अनीता बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कॉफी पिए बिना ही वहां से चली जाती है। अब अनीता को किसी भी हालत में साजिद को बचाना था क्योंकि अगर गलती से भी पुलिस को अनंत का राज पता चल गया तो अनीता बुरी तरह फंस जाएगी। फिर जब वो अपने ऑफिस में जाती है तो अनीता का कोलीग सभी रिपोर्टर्स को एक जबरदस्त न्यूज देता है। दरअसल चांडू नायक साजिद के बारे में कुछ बताना चाहता था, लेकिन अब वो न्यूज क्या है ये कोई भी नहीं जानता। अनीता अपने कुलीग की बात सुनकर घबरा जाती है कि आखिर वो न्यूज क्या होगी। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है। दरअसल 2017 में जब साजिद ने कट्टर गैंग को छोड़ दिया था तो अनीता खुद चांडू नायक के अड्डे पर गई थी। अनीता चांडू से साजिद के बारे में पूछती है और वो बताता है कि साजिद किसी नशा मुक्ति केंद्र में चला गया है, लेकिन चांडू अनीता को तुरंत ही पहचान लेता है क्योंकि साजिद अक्सर ही अनाथ आश्रम वाले अनंत की बात किया करता था। चांडू को शक था कि फर्नांडो का कत्ल अनीता ने ही किया होगा, लेकिन जब वो अनीता से इस बारे में पूछता है तो अनीता वहां से भाग जाती है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। महेश रीता को कॉल करके उसको बताते हैं कि तुम्हें अभी की अभी होम मिनिस्टर के बेटे से जाकर मिलना होगा क्योंकि वो पिलवाड़ी रेड को लेकर एक फिल्म बनाना चाहता है। लेकिन रीता महेश को साफ साफ इनकार कर देती है कि मैं केस के बीच में ये सब नहीं कर सकती, लेकिन जब महेश उसको फोर्स करते हैं तो वो मान जाती है। फिर रीता और इंदु दोनों ही फिल्म सिटी में जाकर होम मिनिस्टर के बेटे से मिलते हैं। वीडियो शूट करने से पहले रीता को सब कुछ समझा दिया जाता है, लेकिन जब शूटिंग शुरू होने वाली थी तो रीता के साथ जो लड़की थी उसकी विग हल्की सी आगे आ जाती है। फिर फैशन आर्टिस्ट दोबारा से उस लड़की की विग को सही करती है, लेकिन तभी रीता के दिमाग में एक बात आती है और रीता शूटिंग बीच में ही छोड़कर वहां से चली जाती है। दरअसल रीता को अंदाजा हो गया था कि अनंत कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है जो विग पहनकर पूरे शहर में घूम रही है। फिर रीता इंदु को साथ लेकर अनाथ आश्रम में पूछताछ करने के लिए जाती है। वहां का मैनेजर रीता को बताता है कि ये बॉयज अनाथ आश्रम है और यहाँ पर लड़कियों को नहीं रखा जाता, लेकिन रीता को शक था कि कुछ तो गड़बड़ है, जिसके बाद वो इंदु को ऑर्डर देती है कि यहाँ की सभी पुरानी फाइल्स चेक करो और ये ऑर्डर देकर वो वहां से चली जाती है। वापस जाते वक्त रीता के दिमाग में कई सारी बातें चल रही थी कि फर्नांडो का कत्ल साजिद ने नहीं बल्कि किसी और ने किया है, लेकिन फिर भी साजिद ने उसका इल्जाम अपने सर पर ले लिया। सूत्रों के मुताबिक साजिद हमेशा ही लेफ्ट हैंड काटा करता था और फर्नांडो का राइट हैंड कटा हुआ था, इसलिए रीता इन सभी बातों को आपस में जोड़ना शुरू कर देती है और अब उसके दिमाग में घूमने लगता है अनंत। फिर रीता सीधा हॉस्पिटल जाती है और साजिद से बात करती है। वो साजिद को कहती है कि अनंत पिछली बार तो बच गई थी, लेकिन इस बार नहीं बचेगी। अब ये बात सुनकर साजिद भी हैरान हो जाता है क्योंकि उसको बचाने के लिए ही तो साजिद ने सारा इल्जाम अपने सर पर लिया था। लेकिन रीता साजिद की बात सुने बिना ही वहां से चली जाती है क्योंकि उसको पता है कि साजिद झूठ बोल रहा है। फिर कुछ देर बाद इंदु रीता को फोन करती है और बताती है कि अनंत आज से कई साल पहले इसी अनाथ आश्रम में था और उसको एनकाउंटर स्पेशलिस्ट इंस्पेक्टर जय आचार्य ने यहाँ पर एडमिट करवाया था। अब रीता इंस्पेक्टर जय आचार्य की डिटेल्स निकलवाती है क्योंकि उसको पता है कि आगे के राज इसी फाइल में खुलेंगे। तभी लास्ट सीन में हम देखते हैं अनीता चांडू नायक को मारने के लिए उसके घर पर पहुंच जाती है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 6th एपिसोड की शुरुआत 1998 के समय से होती है, जहां हम विवियन नाम की एक रशियन लड़की को देखते हैं जिसको धोखा देकर वैश्या बनाया गया था। दरअसल विवियन को बताया गया था कि यहाँ पर उसको डांस सिखाया जाएगा, लेकिन जब वो इस जगह पर पहुंची तो उसको पता चला कि यहाँ कोई डांस क्लासेस नहीं है बल्कि एक कोठा है। तभी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जय आचार्य एक गैंगस्टर को पकड़ने के लिए उस कोठे में आता है। कोठे की मालकिन ललिता विवियन को सारा प्लान समझा देती है कि अब तुम्हें क्या क्या करना है, जिसके बाद जय आचार्य विवियन से कुछ देर बात करता है और फिर पीछे जाकर छुप जाता है। जब गैंगस्टर विवियन से मिलने के लिए आता है तो उसको एहसास होता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है।
लेकिन जय बिना कुछ सोचे समझे उस गैंगस्टर की खोपड़ी उड़ा देता है। इस छोटी सी मुलाकात में विवियन और जय एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, जिसके बाद विवियन जय के साथ चली जाती है और अपना वैश्य का काम छोड़ देती है। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। रीता और इंदु एक फेमस डायरेक्टर से मिलने के लिए जाते हैं, जो जय आचार्य के ऊपर एक फिल्म बनाना चाहता था, लेकिन अफसोस कि वो फिल्म कभी पूरी नहीं हो पाई। डायरेक्टर रीता को बताता है कि जब विवियन पेट से थी तो किसी ने जय आचार्य को गोली मार दी। फिर रीता इंदु को साथ लेकर कोठे की मालकिन से मिलने के लिए जाती है, लेकिन कोठे की मालकिन ललिता की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी और शायद ये सब कुछ उसके कर्मों का नतीजा था। दरअसल विवियन और जय को एक लड़का चाहिए था जो अपने पिता की तरह बहादुर हो, लेकिन फिर जय की मौत के बाद विवियन ने एक लड़की को जन्म दिया। जब ललिता रीता को ये कहानी सुना रही थी तो रीता को अपने बचपन की याद आने लगती है, क्योंकि उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। फिर विवियन ने अपना घर चलाने के लिए दोबारा से वैश्या का काम शुरू कर दिया, लेकिन उसने किसी को भी ये बात नहीं बताई कि उसको एक लड़की हुई थी। विवियन को पता था कि ये जालिम दुनिया उसकी बेटी को भी वैश्या के काम में झोंक देगी, और इसीलिए उसने अपनी बेटी का नाम अनंत रखा और उसको लड़कों की तरह पालने लगी। फिर एक दिन कुछ पुलिस वाले विवियन के कमरे में आते हैं और अनंत को छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन विवियन जैसे तैसे अनंत को लेकर वहां से भाग निकलती है। पुलिस की टीम विवियन को दोनों तरफ से घेर लेती है, इसलिए विवियन के पास सुसाइड करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता, इसलिए वो रेलिंग से कूदकर अपनी जान दे देती है। हालांकि विवियन पीठ के बल अनंत को लेकर कूदी थी, जिस वजह से अनंत बच जाती है। अब अनंत की सारी जिम्मेदारी ललिता पर आ गई थी। ललिता को अनंत को अपने साथ रखने में कोई भी ऐतराज नहीं था, क्योंकि उसको पता था कि अनंत आगे चलकर उसका धंधा और भी आगे बढ़ाएगी। फिर एक दिन अनंत ने एक बिल्ली का सिर फोड़कर उसको मार दिया। उस दिन ललिता को एहसास हुआ कि अनंत कोई मामूली लड़की नहीं है, इसलिए वो अनंत से पीछा छुड़वाने के लिए उसको बॉयज अनाथ आश्रम में एडमिट करवा देती है। ललिता को ये बात भी पता थी कि अनाथ आश्रम का मालिक फर्नांडो एक दरिंदा है, लेकिन फिर भी ललिता ने उसको मरने के लिए छोड़ दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ ये सब तो आपको पता ही है। फिर जब रीता ललिता से बात करके वापस जाने लगती है तो उसको खबर मिलती है कि चांडू नायक को किसी ने मार दिया, और सबसे दिलचस्प बात तो ये थी कि मारने का पैटर्न अब की बार भी बिल्कुल सेम था। फिर रीता फौरन क्राइम सीन पर पहुंचती है और चांडू की लाश को देखकर समझ जाती है कि ये काम अनंत का है, लेकिन रीता को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये अनंत है कौन। अगले सीन में हम इंस्पेक्टर कामत को देखते हैं, जिसने अभी भी डॉक्टर को पकड़ा हुआ था। रीता के मना करने के बावजूद कामत डॉक्टर को बुरी तरह से टॉर्चर करता है और उससे उगलवा लेता है कि उस रात डॉक्टर के साथ कौन था। दूसरी तरफ महेश विक्रम को साफ साफ मना कर देते हैं कि अब तुम रीता के केस से दूर रहोगे, क्योंकि साजिद के जेल में होने के बावजूद किलर लोगों को मार रहा है। फिर विक्रम अपना दिमाग चलाता है और जतिन से कहकर साजिद के लिए खास बिरयानी मंगवाता है। फिर विक्रम साजिद के पास जाकर बिरयानी खोलता है, लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये थी कि बिरयानी के अंदर से एक इंजेक्शन निकलता है। फिर इंजेक्शन देखकर साजिद को ड्रग लेने की तलब मचती है। विक्रम भी साजिद से उगलवाने की बहुत कोशिश करता है कि उसका साथी कौन है, लेकिन साजिद अपना मुंह नहीं खोलता। तभी विक्रम के पास कामत का कॉल आता है और वो उसको रीता के बारे में सब कुछ बता। फिर कामत तुरंत पुलिस स्टेशन में जाकर रीता फरेरा और उस डॉक्टर जो कि एक ड्रग सप्लायर था उनका वीडियो देखता है। अगले सीन में हम अनीता को देखते हैं, जो रीता के खिलाफ एक जबरदस्त आर्टिकल लिख रही थी। जब अनीता अपने ऑफिस में जाती है तो रीता का इन्फॉर्मर चुपके से अनीता की फोटो खींच लेता है। फिर अनीता अपने ऑफिस में जाकर सभी को वो आर्टिकल दिखाती है, लेकिन रीता की दोस्त कनिका उसको कहती है कि जब तक हमें इन्फॉर्मर का नाम नहीं पता चलेगा ये आर्टिकल पब्लिश नहीं कर सकते। फिर अनीता को मजबूरन जतिन का नाम बताना पड़ता है, जिसके बाद वो आर्टिकल पब्लिश कर दिया जाता है। जतिन जब इस आर्टिकल को पढ़ता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इन्फॉर्मर की जगह पर उसका नाम लिखा हुआ था। तभी रीता महेश से बात करने जाती है, क्योंकि उसके इन्फॉर्मर ने आचार्य होम के सामने जो फोटो खींची थी उसको देखने के बाद रीता को अंदाजा हो गया था कि अनंत कोई और नहीं बल्कि जर्नलिस्ट अनीता है। फिर महेश रीता की बात सुनकर भड़क जाते हैं, क्योंकि अगर रीता ने अनीता को कस्टडी में ले लिया तो सभी को ऐसा लगेगा कि रीता उससे बदला लेना चाहती है। लेकिन रीता महेश को समझाने की बहुत कोशिश करती है कि मुझे लोगों की परवाह नहीं, लेकिन महेश को सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए था। फिर कुछ देर बाद रीता सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखती है जिसमें डॉक्टर रीता के बारे में सब कुछ बता देता है कि रीता उसको फोन किया करती थी और माल लाने के लिए कहा करती थी। अब रीता बुरी तरह से फंस जाती है, क्योंकि सीरियल किलर के बारे में पता होने के बावजूद रीता उसको पकड़ नहीं सकती। अब रीता को एक बार फिर से अपनी माँ दिखाई देने लगती है,
और उसकी माँ उसको कहती है कि अगर उस दिन सब कुछ खत्म हो गया होता तो आज तुम्हारी इतनी बदनामी नहीं होती। अब कहानी एक बार फिर से फ्लैशबैक में जाती है। रीता की माँ हमेशा उसको मना किया करती थी कि तुम कभी भी अपने पापा जैसी मत बनना, लेकिन रीता को म्यूजिक और डांस बहुत ही ज्यादा पसंद था। एक दिन जब रीता की माँ काम से जल्दी घर पर लौट कर आती है तो देखती है कि रीता अपने कमरे में प्रैक्टिस कर रही है। रीता की माँ उसको देखकर बहुत ज्यादा भड़क जाती है क्योंकि उसके लिए यह सब कुछ बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। जिसके बाद वो घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद करती है और गैस सिलेंडर की गैस लीक होने के लिए छोड़ देती है ताकि वो ये किस्सा हमेशा के लिए खत्म कर दे। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ रीता को समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। अब लास्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। लास्ट एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जब रीता की माँ गैस लीक होने के लिए छोड़ देती है तो रीता भागने की कोशिश करती है, लेकिन रीता की माँ जबरदस्ती उसको पकड़ कर रखती है। जब भी रीता उस पल को याद करती है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर प्रेजेंट में इंदु रीता को अपने घर पर लेकर जाती है क्योंकि रीता बहुत ही ज्यादा परेशान थी। फिर रीता इंदु को भी अपने बचपन की सारी बातें बता देती है कि कैसे उसकी माँ उसको मारा पीटा करती थी। फिर इंदु रीता को कहती है कि जब कोई इंसान हमारे पास होता है तो हमें उसकी बिल्कुल भी कद्र नहीं होती, लेकिन जब वो हमसे दूर चला जाता है तो हमें उसकी बहुत याद आती है। फिर अगली सुबह रीता वापस से अपने काम पर लग जाती है। रीता ने अनंत को पकड़ने के लिए एक जबरदस्त प्लान सोच लिया था, इसलिए वो साजिद के पास जाती है और उसको झूठ बोल देती है कि तुम्हारी दोस्त अनंत शूट आउट में मारी गई। अब साजिद रीता को सब कुछ सच बता देता है कि उसने और अनंत ने मिलकर फर्नांडो को किस तरीके से मारा और उसी मर्डर के बाद वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ गए। फिर साजिद से ये बात करने के बाद रीता जतिन के पास जाती है और कहती है कि तुम अनीता को कॉल करो और कहो कि डीसीपी रीता फरेरा ने साजिद को गोली मार दी है और उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाया जा रहा है। फिर जतिन ठीक ऐसा ही करता है, जिसके बाद अनीता तुरंत गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। फिर अनीता के घर से बाहर निकलते ही रीता अपनी टीम को लेकर वहां पर आती है और घर की तलाशी लेने लगती है। तभी रीता को घर में एक लाश मिलती है जो किसी और की नहीं बल्कि अनीता के काका की लाश थी। दरअसल अनीता ने जाने से पहले अपने काका को मार दिया था क्योंकि वो सोचकर गई है कि वो अब कभी भी दोबारा इस घर में नहीं आएगी। तभी हॉस्पिटल में जब अनीता को पता चलता है कि रीता उसके घर की तलाशी लेने के लिए गई है तो अनीता बाथरूम का बहाना बनाकर वहां से भाग जाती है, लेकिन जतिन हर पल अनीता पर नजर रखे हुए था। फिर जब वो और इंदु बाथरूम के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि अनीता वहां पर है ही नहीं क्योंकि वो भाग गई। अब इंदु और जतिन दोनों ही अलग अलग होकर अनीता को ढूंढने लगते हैं। तभी जब इंदु एक खराब वैन के पास जाकर इंदु को ढूंढ रही थी तो अनीता उसके पीछे आकर खड़ी हो जाती है। अब ये इसके साथ क्या करेगी ये हमें आगे पता चलेगा। अगले सीन में हम रीता को देखते हैं जिसको अनीता उर्फ अनंत की सच्चाई का पता चल गया था। रीता महेश को कॉल करती है और बताती है कि किलर कोई और नहीं बल्कि अनीता है, लेकिन महेश अब रीता की कोई भी हेल्प नहीं कर सकते थे क्योंकि ऊपर से ऑर्डर्स आए थे कि ये केस विक्रम साठे को दे दिया जाए। तभी जब रीता वापस पुलिस स्टेशन में जा रही थी तो वो इंदु को फोन लगाती है, लेकिन रीता को कोई भी अंदाजा नहीं था कि इंदु का फोन इस समय अनंत के पास है। तभी कुछ देर बाद रीता को पता चलता है कि इंदु को मार दिया गया है। फिर रीता जब क्राइम सीन पर पहुंचती है तो इंदु की लाश उसी वैन के अंदर पड़ी थी, उसको भी सेम तरीके से मारा गया था। अब रीता का दिमाग काम करना बंद कर देता है क्योंकि उसने अपनी सबसे खास दोस्त को खो दिया था। फिर रीता सीधा साजिद के पास जाती है और उसको मारना शुरू कर देती है। रीता का गुस्सा देखकर साजिद को अंदाजा हो जाता है कि अनंत अभी भी जिंदा है। फिर वहां से निकलकर रीता अपना ऑफिस खाली कर देती है, जिसके बाद रीता का यह केस विक्रम को सौंप दिया जाता है। तभी कुछ देर बाद युक्ति सदन से मिसिज कोंकण रीता को एक वॉइस मैसेज भेजती है। वॉइस मैसेज में कोंकण काफी ज्यादा डरी हुई थी। फिर जब रीता उनके पास फोन मिलाती है तो वो फोन मिसिज कोंकण नहीं बल्कि अनीता रिसीव करती है। दरअसल अनीता ने युक्ति सदन के बच्चों को एक कमरे के अंदर बंद कर दिया था और फिर वो रीता को धमकी देती है कि अगर 1 घंटे के अंदर अंदर तुम साजिद को लेकर यहाँ पर नहीं आई तो मैं इन बच्चों को मार डालूंगी। अब रीता को मजबूरी में अनीता की बात माननी पड़ती है। अब एक तरफ तो रीता साजिद को लेकर युक्ति सदन के लिए निकल पड़ती है और दूसरी तरफ अनीता मिसिस कोंकण को मार डालती है। फिर अनीता माइक पर सभी लड़कियों को कहती है कि तुम लोग बिल्कुल भी मत डरो क्योंकि मैं इन जालिम पुलिस वालों की तरह नहीं हूँ जो बच्चों से झूठे वादे करते हैं। अब उन बच्चों के साथ बातें करते करते अनीता को अपना बचपन याद आने लगता है कि कैसे उसकी माँ को मजबूर होकर खुदकुशी करनी पड़ी थी। तभी कुछ ही देर में रीता साजिद को लेकर वहां पर पहुंच जाती है। फिर साजिद अनीता को समझाता है कि
कि ये सब तुम मत करो, लेकिन अनीता उसकी एक भी बात नहीं सुनती। फिर अनीता साजिद को कहती है कि तुम रीता के हाथ में हथकड़ी पहनाओ। साजिद को मजबूरी में आकर अनीता की बात माननी पड़ती है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो अनीता युक्ति सदन के बाकी लोगों को भी मार डालती। फिर अनीता तय करती है कि वो रीता को भी मार डालेगी, लेकिन साजिद उसका साथ देने से इनकार कर देता है। फिर रीता अनीता को कहती है कि साजिद ने मुझे सब कुछ बता दिया है। साजिद भी रीता को बार बार मना करता है कि इसको ये सब कुछ मत बताओ, लेकिन रीता उसकी बात नहीं मानती। तभी युक्ति सदन के सभी बच्चे जोर जोर से अपनी माँ को पुकारने लगते हैं, क्योंकि रीता के कहने पर महेश ने उन सभी औरतों को छोड़ दिया था। दरअसल रीता ने उन सभी बच्चों से वादा किया था कि मैं तुम्हारी माँ को वापस जरूर लाऊंगी, और आज रीता ने अपना वादा पूरा कर दिया। अभी तक जो बच्चे रीता का विरोध कर रहे थे, अब वो सभी अपनी टीचर दीदी के साथ हो जाते हैं। फिर अनीता उन बच्चों के ऊपर चिल्लाने लगती है, लेकिन तभी साजिद मौका देखते ही रीता के हाथ खोल देता है, जिसके बाद रीता और अनीता के बीच एक जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है, क्योंकि रीता को कुछ भी करके इन सभी बच्चों को बचाना था, और इसीलिए वो अनीता को धक्का देकर युक्ति सदन के दरवाजे खोल देती है ताकि बच्चे बाहर आ सके। तभी साजिद भी अनीता को पकड़ लेता है और उसको अपने सीने से लगा लेता है। अनीता साजिद को समझाती है कि ये सब लोग तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जवाब में साजिद उसको कहता है कि तुम भी तो शुरू से यही करते आ रही हो। फिर साजिद अनीता के चाकू से अपना गला काट लेता है। अनीता साजिद को बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन साजिद तब तक अनीता का चाकू नहीं छोड़ता जब तक उसकी सांसें बंद ना हो जाए। अब अनीता के लिए भी जीने की कोई वजह नहीं बची थी, इसलिए वो भी गैस लीक करके खुद को और रीता को मारने की कोशिश करती है। अब क्योंकि बचपन में भी रीता के साथ यही सब कुछ हुआ था, अब रीता दोबारा से उस गलती को दोहराना नहीं चाहती थी, इसलिए वो अनीता को जलने से बचा लेती है। हालांकि अब तक अनीता का आधे से ज्यादा शरीर जल चुका था, लेकिन उसकी सांसें अभी भी चल रही थी, जिसके बाद रीता उसको हॉस्पिटल भिजवा देती है और अपनी टीम के साथ मिलकर इंदु का अंतिम संस्कार करती है। अब कहानी 1 महीना आगे जाती है, जहां रीता अपने पुराने घर में जाती है, वो घर जहां पर उसकी मां जलकर मर गई थी। रीता उन धुंधली यादों को एक बार फिर से ताजा करती है और फिर वहीं से आदित्य के पास फोन करके कहती है कि क्या हम बात कर सकते हैं, और इसी के साथ इस सीरीज की कहानी का एंड हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये सीरीज पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही और मजेदार वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।